गुड इवनिंग। आज के अखबार में सैटरडे को जो है वो एक फुल पेज स्टोरी आती है जिसका पेज का नाम होता है ग्राउंड जीरो। तो उसमें रंबलिंग हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से आया है। तो इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं या डैम्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये तमाम सारी वजहों से जो लैंडस्लाइड हो रहा है उस पर है। इस बार हिमाचल प्रदेश में बड़ी आपदाई बात सारे पहाड़ों पर आ रही। हम लोग उत्तर भारत का माने हिमाचल का, उत्तराखंड का, कश्मीर का देख पाते हैं, दक्षिण भारत में भी यही हाल है। तो एक तो ये है जिस पर कि ओवरऑल जो हमारे पहाड़ों में लगातार पेड़ों का कटना, सड़कों का लगातार बनना, चूँकि हिमालय जो है वो बहुत ही नासेंट, बहुत ही शीर्ष पहाड़ है और उस पर जितना ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब उत्तराखंड में सैकड़ों बांध बना दिए गए हैं। पहाड़ों को बीच से काट करके, उनके पेट को काट करके नदियाँ बहाई जा रही हैं, तो उसका असर तो हो ही रहा है। तो इस पर ओवरऑल कभी हम अलग से लेक्चर देंगे। आज जो बड़ा ही टॉपिकल इशू है कि ये फॉल ऑफ काबुल द फ्यूचर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, इसके नीचे वाला जो आर्टिकल है बद्री नारायण का कि इन बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश अचन इन दलित पॉलिटिक्स, ये प्योर पॉलिटिकल है। इसमें आपको कुछ नहीं, जिनका इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स को देखना कि कैसे वोट बैंक गार्नर किया जाए, कैसे बड़े ये करंट प्योर पॉलिटिकल है। तो हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में आज के समय में इंडिया का रोल क्या हो सकता है। इसी को थीम बना करके जो है हैप्पीमैन जैकब का ये आर्टिकल है। देखिए, पहले आप हमारे जो बातचीत हमने आपके साथ की है उसमें आप देखेंगे कि मैंने एक सजेस्टिव नोट हमारा था कि भारत को तालिबान से भी बात करना चाहिए और अफ़गानिस्तान की गनी सरकार के साथ भी रिलेशन बनाए रखना चाहिए। और मैंने बहुत साफ साफ तब कहा था कि तालिबान अफ़गानिस्तान की हकीकत है। तो अब इतनी जल्दी हकीकत सबको दिख जाएगी ये तो नहीं प्रेडिक्शन था, लेकिन ये पक्का था कि तालिबान जो है जैसे कैसे भी पॉलिटिक्स, जो भी फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो होगा। भले ही जयशंकर ने कहा था कि द पास्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान इज़ नॉट द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान नॉट इट्स पास्ट। जो अफ़गानिस्तान का भविष्य है वो इसका भूत नहीं है। पक्की बात है, पिछले बार जब उनकी सरकार थी तो पूरा नहीं थी, इस बार तो पूरा है। पंजशीर इलाके को छोड़ दिया जाए तो तालिबानियों का लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा है। और जो तालिबान अब का तालिबान उभर करके आया है वो पहले के तालिबान का कई गुना ज़्यादा ताकतवर संगठन है। और जो अमेरिका ने अभी तक पिछले इतने सालों से अफ़गानियों को सैन्य मदद दी है, उनको तमाम सारी सुविधाएं दी हैं, बहुत कुछ किया गया है अफ़गानिस्तान को, सेना को मजबूत करने के लिए, तो वो सारा का सारा आज तालिबान की प्रॉपर्टी है। ऐसे में जो बातें टीवी पर या बहुत चिल्पो टाइप की हो रही हैं तो वो बहुत मतलब की नहीं है। मतलब ये है कि विदर टू गो, कहाँ जाए, क्या रास्ता होना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या यूँ कह लीजिए पॉलिटिक्स में एथिक्स जो है वो केवल प्रवचन के काम आता है। हार्ड कोर पॉलिटिक्स जो है उसके जो डिसीजन होते हैं बहुत ही प्रैग्मेटिक प्लेन पर होते हैं। और ये कहना कि तालिबान जो है कट्टर इस्लामिक संगठन है, वो इस्लामिक रिपब्लिक को इस्लामिक अमीरात, अब उसका पूरा नाम ही हो गया अफ़गानिस्तान इस्लामिक अमीरात, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता नाम में। व्हाट इज़ द नेम, जो शेक्सपियर ने कहा था वो बिल्कुल सच्ची बात है। नाम में क्या रखा है? नाम पृथ्वीपाल रख दो, उनके पास एक बिस्वा ज़मीन नहीं है तो वो पृथ्वी को पालने थोड़े लगेंगे। तो ये तालिबान का नाम क्या है, कोई डिसाइपल है, शिष्य हैं और नाम ऐसा रखा, कारनामे ऐसे हैं, ये सब नॉनसेंस बातें, इनमें कुछ नहीं रखा है। आज की तारीख में समझना ये है कि तालिबान इतना ताकतवर कैसे हुआ।
लेकिन इस पर बात करते वक्त ये भी देखना है कि अफ़गानिस्तान की नेशनल डिफेंस फोर्स इतनी कमज़ोर और नपुंसक कैसे है। तो हमें तो हिस्ट्री में इसका एक ही पैरेलल दिखाई पड़ता है, वो सब्सिडरी अलायंस वाला, कि जिस तरीके से वेलेज़नी ने सब्सिडरी अलायंस किया, भारतीय राजाओं के साथ जो है समझौता किया कि एक्सटर्नल डिफेंस ये हमारे पास रहेगा और हमारा एक रेजिडेंट आपके यहाँ बैठेगा और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने भारतीय रियासतों के माने राजाओं के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को बिल्कुल उसको दीमक लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको जो सबसे बड़ा डर होता है राजशाही में कि पब्लिक रिबेलियन, पब्लिक का रिवोल्ट, तो अब तो करने की कल्पना भी नहीं पब्लिक कर सकती कि किसी भी रियासत में जो सब्सिडरी अलायंस में एंटर कर चुका है, क्योंकि अब केवल राजा की शक्तियां ही पब्लिक के रिवोल्ट को दबाने के लिए नहीं है, अब तो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पीछे लगी हुई है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि राजा लोग और उनकी अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी वो बिल्कुल खोखली हो गई। ऐसे ही लगता है एक बड़े स्केल पर जो सब्सिडरी अलायंस अमेरिका ने अफ़गानिस्तान सरकार के साथ किया कि तुम चिंता मत करो, एक्सटर्नल अफेयर तुम्हारा मैं देखूंगा, डिफेंस मैं देखूंगा, सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी, और अपनी सेना उतार दी। एग्जैक्टली उसी का ये बड़ा मॉडर्न और ब्रॉडर स्केल पर इट सिम्स लुक्स लाइक द ब्रॉडर और लार्जर रेप्लिका ऑफ द सब्सिडरी अलायंस विच वेलेजली एंटर्ड इनटू विद इंडियन स्टेट्स। और उसकी सुरक्षा का परिणाम ये निकला कि गनी एंड कंपनी जो थे दे स्टार्टेड टू रूल इन लग्जरी, और उनके अपने सैनिक और जो वो लोग थे वो भी उसी तरह का व्यवहार किए। लेकिन सवाल ये उठता है उन्होंने क्या किया वो तो जाने दीजिए। जो इतना बड़ा इक्विपमेंट, जो इतना बड़ा मिलिट्री सेटअप, इतना बड़ा एयरफोर्स, करीब करीब 200 के आसपास के लड़ाकू विमान, ये जो सारा का सारा तालिबान के कब्जे में आ गया है, उससे तालिबान अब कोई छोटा मोटा टेररिस्ट जो है जुंटा अब नहीं रहा है। अब वो एक बहुत ही ताकतवर, और यदि वो अपनी एक्टिविटीज़ को इसी तरह फैलाता रहा तो अब हम क्या करें। तो एक तो बड़ी स्पष्ट सी बात आई है कि पॉलिटिक्स में इमेज बहुत बड़ी चीज़ रखती है, बहुत बड़ा। इमेज इज अ ग्रेट वैल्यू इन पॉलिटिक्स। और इस समय की हालत ये है कि द इमेज ऑफ अमेरिका एज द सेवियर ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स is dashed to the ground. And not only the image of America as a savior of democratic values dashed to the ground, the very courage and the mettle of American leadership is also exposed. As China said that they seem to be the paper tiger, वो बात सच लगती है। जिस तरीके से अमेरिका ने वाइंड अप किया है वो बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही नौसिखियापन, इट सीम्स टू बी वेरी नोवाइस एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि आपने बगैर कोई इंतज़ाम किए हुए इस तरीके से आपने वाइंड अप कर लिया। और जिस तालिबान को आप बिल्कुल सड़क छाप सौदों की तरह दबाने का इंतज़ाम लेकर के और उनकी इमेज को बना करके आप एंट्री किए थे, आप उन्हीं से गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे लोगों को ठीक से आने दीजिए। आज के हिंदू अखबार में है, नाटो प्लेस द रिक्वेस्ट बिफोर द तालिबान दैट लेट द सिटीजन्स इवैक्यूएट देयर प्लेसेस अफगानिस्तान विदाउट बीइंग हर्ट। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, तालिबान चाहे बहुत छोटा हो, लेकिन नेटो और यूएसए और तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम जो कि उसका बिल्कुल एकदम ब्लाइंड फॉलोअर है, एकदम उछल्ला बना रहता है अमेरिका का, वो सारे के सारे आज कितने उल्लू लग रहे हैं, कितने छोटे और बौने लग रहे हैं। भारत क्या करे? अब आप एक डरावनी पिक्चर जो इस आर्टिकल में भी है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कल्पना करो कि चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तालिबान, ईरान, तुर्की और साथ में रूस जो कि लग रहा है, ये एक हो जाते हैं।
भारत क्या करेगा? भारत कहाँ जाए? यूएसए के साथ, जिसने कि अफगानिस्तानियों को इस तरह छोड़ा है, जो तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ताकत बम में नहीं होती है, ताकत इमेज में होती जो बम को डालता है। बम इन लोगों के पास सीरिया, लेबनान, आप देख रहे होगे जितने लोग हैं, हमास है, यहाँ तालिबान है, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, दुनिया भर के जितने आतंकवादी संगठन हैं, सबके पास बढ़िया बढ़िया बम हैं। सब सारा अमेरिका का जितना असला है वो सब बेच करके दुनिया भर में उसने सप्लाई कर रखा है। लेकिन अमेरिका का बम ज़्यादा ताकतवर क्यों था? क्योंकि अमेरिका के पास इमेज बड़ी थी। और अमेरिकन के जो कारनामे हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि तालिबान जो बड़ा इनह्यूमन है तो अरे बम गिराया जापानीज पर, पीढ़ियाँ जो हैं विकलांग पैदा हो रही हैं, उनके जीन्स में विकलांगता घुस गई है। इतना बड़ा नरसंहार और इतना गैर ह्यूमन, इनह्यूमन बिहेवियर आज तक धरती पर किसी भी सभ्य लोगों ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। चंगेज़ खान ने नहीं किया, आप अलाउद्दीन जिसने दुनिया को जलाने वाला जिसे टाइटल दिया जाता है, किसी ने ऐसा नहीं किया। निहत्थे लोगों पर, सिविलियंस पर उसने बम डाल दिए। वो बम डालने को सेलिब्रेट करता है। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई दे हैड एनी रिमोर्स ऑफ देयर एक्शंस, सेलिब्रेशंस है उनके पास। जो उसने अपना वो जेल बना रखी है, उस जेल में तो जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है वो तो बहुत ही इनह्यूमन है। इराक में कैदियों के साथ जो सैनिक बंदी बना रखे थे, उनको किस तरीके से सैकड़ों कैदियों को नंगा करके और बूटों से मारने की तस्वीरें वायरल हो गई थी, मालूम होगा आपको। तो मैंने आपसे कहा था गुड कॉप बैड कॉप के डिफरेंसेस जो हैं, या गुड बम बैड बम के डिफरेंसेस जो हैं, ये बहुत बेमानी हो चुके हैं। तो आज की तारीख में जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, तो इसमें भारत कितना अकेला पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि जैसा तालिबान बहुत हाईलाइटेड है, बर्मा में क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से पिछले जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, आपने अखबार में पढ़ा होगा, हज़ारों लोगों को मार चुकी है वहाँ की सेना। तो क्या उस सेना के द्वारा जो सिविलियंस को मारा जा रहा है वो इसलिए वो कम बड़ा है क्योंकि वो इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण नहीं मार रहे हैं, या किसी मजहबी कट्टरपंथ के कारण नहीं मार रहे हैं? तो और सबसे भयावह बात यह है कि जहाँ जहाँ कट्टरपंथी सरकारें बन रही हैं, जहाँ जहाँ सेना या आतंकवादी लोग सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, तो वो तो सीधे चाइना के साथ उनका आइडियोलॉजिकल एक सम्मोहन बन जाता है। क्योंकि चाइना में तो वन पार्टी गवर्नमेंट है। वन पार्टी का मतलब क्या होता है? मजाक है, डिक्टेटरशिप है। वहाँ तो पीएलए सत्ता चलाती, पीएलए का हेड है, वहाँ का हेड है। तो आप देख रहे हैं कि बर्मा की सत्ता की प्रकृति, चाइना की सत्ता की प्रकृति, कोरिया की सत्ता की प्रकृति, पाकिस्तान की सत्ता की प्रकृति। पाकिस्तान में भी इलेक्शन मजाक है। इमरान खान तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब ये तो इससे बड़ा स्वांग कुछ हो ही नहीं सकता। अफगानिस्तान में सीधे आ गया है। इराक में आप हालत देख रहे हैं, उधर आप तुर्की में देख लीजिए अर्दोगन क्या कर रहा है, और पूरी की पूरी गल्फ जो है वो अमीरात है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल की तालिबान इस्लामिक अमीरात बनाएगा इसलिए हम पसंद नहीं करेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं? या तालिबान चूंकि वहाँ सिविलियंस को मार रहा है इसलिए तालिबान के साथ हम पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रखेंगे? क्या मजाक है? बर्मा के साथ आप क्यों रखें? बर्मा क्या कर रहा है? तो ये जो चलेगा कि हम श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेज देंगे इन द नेम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं करेंगे, तो इस तरीके की सोच नहीं चलेगी। तालिबान से बहुत पहले बात करनी चाहिए थी और तब नहीं किया है, तो आज करना पड़ेगा। बात करने का रोकना ना पाकिस्तान के साथ ठीक है ना, इससे क्या हो जाता है कि बैड एलिमेंट्स को प्रमोशन मिल जाता है। आप तालिबान से बात नहीं करोगे तो वो जो करना है वो करेगा, और इसके साथ ही साथ उसे कहने का, जैसे हमारे साथ उसने किया था कि प्लेन हाईजैक हुआ, चूँकि हमारी उससे बातचीत नहीं थी, उसने सीधा सीधा संरक्षण दे दिया। आतंकवादी यहाँ से उड़ के कंधार में जाके क्यों बैठ गए? क्योंकि उनको मालूम था तालिबान से इनकी बातचीत नहीं है, और तालिबान से चूँकि बातचीत नहीं है इसलिए कोई हमारा मॉरल राइट नहीं बनता था कि उनको प्रेशर डालें कि आप हमारे प्लेन को रिलीज कराइए, आपकी कंट्री में है। तो अब तो ज़्यादा पावरफुल बन करके आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
एटलीस्ट नेबरली स्टेट के साथ कौन सा व्यवहार करें। अब बांग्लादेश में देख रहे हैं, इसके बगल में अब भूटान अकेला बचा हुआ है। नेपाल में भी इत्तेफाक से वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, नहीं तो पूरी तरह चाइना की गोद में बैठा हुआ है। इसके बाद आप ऊपर चले जाएं, पाकिस्तान के साथ ये है। अफगानिस्तान में तो इतना बड़ा फेरबदल हो गया। मालदीव में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, वहाँ पर भी आपके साथ कभी भी मुश्किल हो सकती है। श्रीलंका में लोगों को मालूम नहीं कि पिछले 20 महीने से श्रीलंका की एम्बेसी इंडिया में काम नहीं कर रही। आप समझ सकते हैं कि जब से राजपक्ष आया है तब से इंडिया का, और वहाँ पर जो हमारे एग्रीमेंट्स थे उनको जब ज़्यादातर को कैंसिल कर दिया है। श्रीलंका वहाँ पर चाइना के ऑटोनॉमस त्रिंकोमाली और सब उनके ऑटोनॉमस जोन बन गए हैं जहाँ पर के, और अभी श्रीलंका ने कमोमेरेट किया। आप समझ लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंटेनरी को मनाने के लिए श्रीलंका ने सिक्का जारी किया। तो हम इस समय कहाँ पर खड़े हुए हैं? तो अब एक बात तो ये बचती है कि चूंकि जब इतने नेगेटिव एलिमेंट्स अपना अलायंस करते हैं तो उस समय की बेस्ट पॉलिसी ये होती है कि वेट, माने हम इंतज़ार करें और उनके बीच के आपसी मनमुटाव को हाईलाइट होने तक हम वेट करें, जैसा कि होने जा रहा है। चूँकि तालिबान एक कट्टर सुन्नी संगठन है। अब निश्चित तौर पर चाइना को ये देखना होगा कि तालिबान इतना ताकतवर ना हो जाए कि उइगर मुसलमानों को एक बड़ा संगठन बना करके और चाइना के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर दे। ये चाइना के लिए माने एक दुधारी तलवार की तरह है, क्योंकि तालिबान को मजबूत करता है। अब तालिबान को उसने ताकत पहुंचा रखी है, क्योंकि जो CPEC जो है उसका बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो BRI का हिस्सा है, उसको सेव करने के लिए उसने तालिबानियों को जम के पैसा दिया। तालिबानी उस पैसे से उसने अपनी ताकत जुटाई। दूसरा, पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन करके एक तरीके से अपना ही एक्सटेंशन वहाँ करा लिया। तो अब वो, लेकिन अब जो जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, हक्कानी नेटवर्क, तो हक्कानी तो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है पाकिस्तान का। तो ये सारे मिलकर के अब सवाल ये उठेगा कि ये लोग जब बंदर बाट पर उतारू होंगे। देखिए, तालिबान के अंदर इंटरनल राइफ चालू हो गया है सत्ता को लेकर के। अब ऐसे में बड़ी सजगता के साथ हमें अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका फेलियर साफ दिखाई पड़ रहा है। ना इंडियन इंटेलिजेंस, ना USA की, ना NATO की, किसी के इंटेलिजेंस ये नहीं पता लगा पाई कि तालिबान कितनी जल्दी काबुल पर कब्जा करने पा रहा है। वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड गेस के तहत ये कहा जा रहा था कि नॉट लेस देन 90 डेज, और जब 90 डेज जिस दिन कहा था उसके विदिन द 24 आवर दे ऑक्युपाइड काबुल। तो इतना बड़ा फेलियर है। अब ऐसी इंटेलिजेंस के हमारे संसाधनों के साथ आप ये सोचें कि तालिबानियों के बीच में इंटरनल राइफ पैदा करने के लिए, इंटरनल जो है डिसेंशन पैदा करने के लिए हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो ज़रा कुछ ज़्यादा उम्मीद लगती है। अब पंजशीर एक ऐसा इलाका है जो कि निश्चित रूप पर तालिबान को चैलेंज कर रहा है, और वहाँ पर हम उनको एकजुट करके, हम क्या मतलब NATO के साथ, USA के साथ और लोगों के साथ मिल करके यदि उनको थोड़ी सी ताकत दे दें तो काम मतलब थोड़ा उनको हम काउंटर करेंगे। मुझे ये लगता है कि जैसा अमूमन होता है भारत के साथ, क्योंकि भारत एक अहिंसावादी राष्ट्र है, तो निश्चित रूप से प्रकृति और कायनात उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, या यूँ कह लीजिए नेगेटिव एलिमेंट्स लंबे समय तक अलायंस नहीं बना पाते। ये एकदम माने मानवीय व्यवहार है कि डकैतों का संगठन जब डकैती डालने जाता है तब तक एक रहता है, गाँव वालों के खिलाफ लड़ेगा, पुलिस के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन जब उसको सेटल करने का मौका आता है तो आपस में लड़ता है। क्यों? क्योंकि लूटे गए माल के बंटवारे को लेकर के। तो ऐसे ही तालिबान में भी रिफ्ट पैदा होगी और उसके अनेक धड़े आपस में लड़ेंगे। दूसरा, पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान, तुर्की। अब ईरान और इनके साथ का समझौता बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। ईरान एक शिया बाहुल मुल्क है और ये कट्टर सुन्नी है, जिनके बीच की रिफ्ट जो ये हो सकती है कि अब ईरान का दुश्मन USA है, USA जो है तालिबान का सीधे दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन दुश्मन के दोस्त के नाम पर हम अपनी दुश्मनी लंबे समय तक नहीं भुला सकते हैं। तो वी शुड वेट कि जब ईरान का मोह भंग हो या USA का के कारण दुश्मनी
जो है उसके कारण जो पैदा हुआ मोहब्बत है तालिबान के साथ, वो मोहब्बत कम, दुश्मनी कम हो जाए तो मोहब्बत कम हो जाए, ऐसा किया जा सकता। तो सब मिला करके जो ये तस्वीर उभर करके आ रही है आज की तारीख में, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत इस समय अपनी विदेश नीति को किस तरह से संचालित करे, तो उसके लिए 2-3 सजेस्टिव पॉइंट हमारे दिमाग में आते हैं। एक तो ये इमेज से भारत को निकलना होगा कि अब भारत रूस का नहीं, यूएसए का एक कॉम्प्लीमेंट्री, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम की हैसियत है, उस हैसियत में यूएसए का इंटरनेशनल एलाई बन रहा है। इस बात को हमें, इस इमेज को तोड़ना होगा। इस इमेज का तोड़ने का मतलब साफ साफ ये है कि हमारा जो नॉन अलाइनमेंट का जो मूल सिद्धांत है, उसको दिमाग में रख करके ही हमें अपनी इमेज को बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे यूएसए के साथ जाने का परिणाम ये हुआ कि चाबहार को लेकर के हमारा एग्रीमेंट ईरान के साथ खतरे में पड़ा। अब जो रेल कंस्ट्रक्शन था वो खतरे में, रोड को तो उसने विड्रा ही कर दिया। तो अब ये इस तरीके की बातें। दूसरा, रूस एक हमारा परमानेंट एलाई है, रूस के साथ संबंधों को हमें मजबूत करना होगा। और तीसरी बात ये है कि हमें, तालिबान बार बार ये बात कह रहा है कि हमें भारत से बात करनी है, तो हमें अपनी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि इन बातों के साथ हम तालिबान के साथ हम बातचीत करने की टेबल पर आ सकते हैं। माने गिवन सर्टेन कंडीशंस फुलफिल्ड, वी कैन सिट टुगेदर विद तालिबान अक्रॉस द टेबल। तो इस बात की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यदि ऐसे समय में कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय या ऐसा कोई, भगवान न करे, कोई बड़ी घटना होती है, तो हमें कम से कम अफ़गानिस्तान की ज़मीन में ऐसा ना लगे कि हमारे लिए बिल्कुल एनमी एलियन, जो कि अभी है एनमी एलियन है, तो हम उसके साथ एक ऐसा प्लेटफार्म बनाएं। तालिबान भी अपने चेहरे को बदलना चाहता है, इसको भी देखना चाहिए। जो टीवी पर और जगहों पर इस तरीके के बकवास होते हैं कि वहाँ उन घरों में घुस करके सर्च किया, इन घर को मारा, हमारी एम्बेसी में जा करके तोड़फोड़, अरे एम्बेसी पूरी खाली हो चुकी है तो उसका करेंगे क्या? तो इस तरीके की बातों का हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात की है कि तालिबान जो है वह अब एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है अफ़गानिस्तान की, और हमें उसके साथ अच्छे, माने ठीक ठाक संबंध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और तालिबान को, जैसे कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द स्काउंड्रल, बदमाश की जो अंतिम शरण स्थिति होती है राजनीति होती है। तो लेट अस हेल्प तालिबान टू बिकम पॉलिटिशियन, जिससे कि पॉलिटिकल अलायंस चलाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।